अस्सलाम वालेकुम। गवर्नरों का तकर्रुर। मुल्क की 13 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अचानक नए गवर्नरों के तकर्रुर से क़यास आराइयों का बाज़ार गर्म हो गया, क्योंकि आमतौर पर इतनी बड़ी तादाद में गवर्नर नहीं बनाए जाते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जिन 13 गवर्नरों की तकर्रुरी हुई है, उनमें से कुछ तो नए चेहरे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका एक तरह से दूसरी रियासतों में तबादला कर दिया गया है। तनाज़े में घेरे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को बदलने की खबरें पहले से गश्त कर रही थी और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया था। वही हुआ, उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। जिन रियासतों में नए गवर्नर बनाए गए हैं उनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख शामिल हैं। इनमें से कई रियासतें 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात या उससे कबल वहाँ होने वाले असम्बली इंतखाबात और बदलते सियासी हालात की वजह से काफ़ी अहम हैं। जिन जिन रियासतों में नए गवर्नर बनाए गए हैं वो बीजेपी के लिए काफ़ी अहमियत रखती हैं। इसीलिए सियासी पार्टियां इस फैसले को इंतखाबात या वहाँ के बदलते सियासी हालात से जोड़कर देख रहे हैं। मुबस्सिरीन भी इसी नुक्ते नज़र से तबसरा कर रहे हैं। पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात से पहले गवर्नरों को बदलने या काबीना में फेर बदल करना आम बात है। ऐसा पहले भी होता रहा है और मरकज़ की मोदी सरकार ने भी वही किया। आने वाला वक्त ही बताएगा कि मोदी सरकार का ये फैसला सियासी लिहाज से बीजेपी के हक़ में कितना फ़ायदेमंद है। ये कह सकते हैं कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में एक तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत होती है, लेकिन रियासतों में गवर्नर की हुकूमत नहीं होती। लेकिन मरकज़ का नुमाइंदा होने की वजह से राजभवन एक तरह से मरकज़ के कहने पर ही काम करता है। कभी कभी तो राजभवन के ज़रिए बैक डोर से हुकूमत करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिसकी वजह से रियासती हुकूमत और गवर्नर के दरमियान टकराव की सूरत हाल पैदा हो जाती है। यूँ तो एक साथ 13 गवर्नर बनाए गए, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो नाम मौजू बहस बना हुआ है और जिस नाम पर लोगों की तवज्जो मरकूज़ हुई है वो अभी जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर हैं। उन्होंने कर्नाटक में वकील से अपने कैरियर का आगाज़ किया था। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज बने बल्कि अपने आखिरी दौर में तीसरे सबसे सीनियर जज भी थे। वो अयोध्या, तलाक़ और नोटबंदी जैसे अहम मामलात का फ़ैसला सुनाने वाली बेंचों का हिस्सा भी रहे। इन फैसलों को उनकी तकर्री से जोड़कर देखा जा रहा है और पेश किया जा रहा है। अयोध्या का फैसला सुनाने वाली बेंच के जस्टिस अब्दुल नज़ीर दूसरे ऐसे जज हैं जिनको रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद कोई बड़ा ओहदा दिया गया। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जिनकी क़यादत में बेंच ने अयोध्या का फैसला सुनाया था और उसके फ़ौरन बाद वो रिटायर भी हो गए थे, उन्हें भी रिटायरमेंट के बाद जल्द ही राज्यसभा का मेंबर नामज़द कर दिया गया था, जिस पर काफ़ी बयानबाजी हुई थी। ऐसा ही जस्टिस अब्दुल नज़ीर के साथ
ہو رہا ہے۔ آندھرا پردیش کے گورنر کی حیثیت سے ان کی تقرری پر اس طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں جیسے جسٹس گوگوئی کے معاملے میں کیے گئے تھے۔ کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ مانیکم ٹیگور نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ مودی اڈانی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جو مودی کے لیے کام کرتا ہے وہ اب گورنر ہیں، پھر کون لوگوں کے لیے کام کرتا ہے؟ بھارت ماتا کی ہے جے۔ اس طرح کا کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے تقرریوں کا ذکر کیے بغیر سابق وزیر مالیات ارون جیٹلی کے ذریعے 2012 میں کیے ایک ویڈیو ٹویٹ کو شیئر کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کے فیصلے ریٹائرمنٹ کے بعد کی نوکریوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ جے رام رمیش نے ٹویٹ کیا کہ یقینی طور پر گزشتہ 3-4 برسوں میں اس کے کافی ثبوت ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر سرکاری فیصلے کے بعد مثبت و منفی سیاست ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیصلے بھی سیاست سے متاثر ہوتے ہیں۔ سرکار صرف لوگوں کے فوائد کو سامنے رکھ کر فیصلے نہیں کرتی، بلکہ ان میں اپنا سیاسی فائدہ بھی دیکھتی ہے۔ جس فیصلے میں سیاسی فائدہ مضمر ہوتا ہے، عام طور پر وہ متنازع بن جاتے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیاں ان پر اپنا رد عمل ویسا ہی ظاہر کرتی رہتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال گورنروں کی تقرری میں رہتا ہے۔ جب فیصلے سیاست سے متاثر ہوتے ہیں تو ان پر سیاست بھی خوب ہوتی ہے۔ اب بھی وہی ہو رہا ہے۔ اب آئیے زرتشت کے اقوال زرین سنیں۔ موت کا فرشتہ بدن ختم کرتا ہے، روح ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جفاکش اور محنتی کبھی بھی بھوکا نہیں سوتا۔ اگر انسان کامل ہے تو شیطان کی بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ انسان کو گمراہ کر سکے۔ اگر تمہیں اپنے دشمنوں سے اپنے جائز حق کے لیے جھگڑنا پڑے تو بھی انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جو شخص وعدہ خلاف ہے وہ ساری قوم کے لیے وجہ شرمندگی ہے۔ میں دنیا میں امن قائم کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اچھا تو ابھی اجازت، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔